सिया वादी के सियासाए मुसन्निफ मजहर कलीम एम.ए। पिछले जमाने में मुल्क ईरान के शिमाल मशरिक में एक छोटा सा मुल्क आगाम हुआ करता था। इस मुल्क के ऐन दरमियान में एक पहाड़ी थी जिसे सुर्ख पहाड़ी कहा जाता था। इस पहाड़ी पर घना जंगल था और हर किस्म के दरिंदे और परिंदे इस जंगल में कसरत से रहते थे। लेकिन कोई शिकारी शिकार खेलने के लिए इस जंगल में न जाता था, क्योंकि शिकारी जंगल में दाखिल होते ही अंधे हो जाते थे और जब तक वो जंगल की हुदूद से बाहर न आ जाते उन्हें कोई चीज नजर न आती थी। चुनांचे ये सुर्ख पहाड़ी और उस पर वाकई जंगल की ये शोहरत ईरान तक फैल गई थी। मुल्क ईरान के बादशाह के 10 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटा शहजादा बहजाद था, जो अपने तमाम भाइयों से ज्यादा खूबसूरत और बहादुर था। बाकी तमाम शहजादे तो अपने अपने महलों में रहते थे, लेकिन शहजादा बहजाद हमेशा मुल्क ईरान के शहरों में घूमता फिरता रहता था और जहाँ भी वो किसी पर किसी को जुल्म करते देखता तो वो जालिम के खिलाफ हरकत में आ जाता था और उस वक्त तक वहां से न जाता था जब तक उस जालिम का खात्मा न कर ले। यही वजह थी कि मुल्क ईरान के रहने वाले सब लोग शहजादा बहजाद को बेहद पसंद करते थे और वो जहाँ भी जाता था सब उसका इंतहाई मसरत से इस्तकबाल करते थे। शहजादा बहजाद भी आम लोगों के साथ उनके घरों में रहता और उसके तमाम दोस्त भी आम से नौजवान थे। गो बादशाह ने उसे कई बार बुलाकर कहा कि वो चूंकि शहजादा है इसलिए आम लोगों से इस तरह न मिला करे, लेकिन शहजादा बहजाद ने हमेशा बादशाह को यही जवाब दिया कि उसे शाही महल से वहशत होती है और उसे रियाया के कच्चे पक्के मकान ज्यादा पसंद आते हैं। क्योंकि शहजादा बहजाद छोटा होने की वजह से सबका लाडला था, इसलिए कोई उसे कुछ न कहता था। एक रोज शहजादा बहजाद ईरान के एक मोहल्ले से गुजर रहा था कि उसने एक जगह निशानाबाजी का मुकाबला होते देखा, तो वो भी ये मुकाबला देखने के लिए रुक गया। मुकाबला 2 नौजवानों में हो रहा था। एक नौजवान का निशाना अच्छा न था, इसलिए वो हार गया, जिस पर जीतने वाले नौजवान ने बड़े फकरिया लहजे में कहा कि वो चूंकि शिकारी है इसलिए उसका निशाना बेहद पुख्ता है। उस पर हारने वाले नौजवान ने उससे कहा कि अगर वो शिकारी है तो सुर्ख पहाड़ी पर शिकार खेल कर दिखाए। उस पर जीतने वाले नौजवान ने कानों को हाथ लगाए और खामोश हो गया। शहजादा बहजाद उन लोगों की ये गुफ्तगू सुनकर बेहद हैरान हुआ और फिर वो जीतने वाले नौजवान से मुखातिब हुआ, ये सुर्ख पहाड़ी कहाँ है नौजवान, और तुमने वहाँ शिकार खेलने की बात सुनकर कानों को हाथ क्यों लगाए हैं? शहजादा ने कहा, शहजादा हुजूर, ये सुर्ख पहाड़ी ईरान के हमसाया मुल्क आगाम के ऐन दरमियान में वाक़ है। उस पर इंतहाई घना जंगल है जहाँ हर किस्म के जानवर और परिंदे कसरत से पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई शिकारी शिकार खेल नहीं सकता, क्योंकि जो शिकारी जंगल में दाखिल होता है अंधा हो जाता है और जब तक वो उस जंगल से बाहर नहीं आ जाता उसे कुछ नजर ही नहीं आता, इसलिए वहाँ कोई शिकारी शिकार खेलने ही नहीं जाता। नौजवान ने जवाब देते हुए कहा, ऐसा क्यों होता है? वहाँ क्या चीज है जिसकी वजह से ऐसा होता है? शहजादा बहजाद ने हैरान होकर कहा, कुछ पता नहीं चल सका। सब ने यही नतीजा निकाला है कि उस जंगल की हवा इस कदर जहरीली है कि जो भी वहाँ जाता है अंधा हो जाता है। नौजवान ने जवाब दिया, अगर इस जंगल की हवा इस कदर जहरीली है तो फिर वहाँ जानवर और परिंदे कैसे जिंदा रहते हैं और अंधा आदमी बाहर आकर खुद ब खुद कैसे ठीक हो जाता है? शहजादे ने कहा तो नौजवान खामोश हो गया। उसके पास शायद इस बात का कोई जवाब न था। शहजादा वहां से आगे बढ़ा और फिर थोड़ी देर बाद उसने एक कच्चे घर के बंद दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजे की कुंडी बजाई तो दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आ गया। ओ शहजादा हुजूर, आप अंदर तशरीफ लाए। बूढ़े ने खुश होकर एक तरफ हटते हुए कहा, बाबा जी, परवेज है घर में? शहजादे ने पूछा। जी हाँ, आइए, बूढ़े ने कहा और शहजादा सर हिलाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। बूढ़े ने उसे एक कमरे में लाकर बिठा दिया। उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। ये उस बूढ़े का बेटा परवेज था। शहजादा उठकर उससे बगलगीर हो गया। अचानक इस वक्त कैसे आना हुआ शहजादा हुजूर? परवेज ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम ईरान के हमसाया मुल्कों में भी तिजारती काफिलों के साथ जाते रहते हो? शहजादे ने कहा। हाँ शहजादा हुजूर, मैं तिजारती काफिलों के हिफाजती दस्ते में मुलाजिम हूँ, इसलिए मुझे तिजारती काफिलों के साथ दूसरे मुल्कों में जाना पड़ता है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? परवेज ने हैरान होकर पूछा। ईरान का एक हमसाया मुल्क आगाम है। मैंने अभी सुना है कि वहाँ कोई पहाड़ी है जिसे सुर्ख पहाड़ी कहा जाता है। उस पर जंगल है जहाँ वैसे तो दरिंदे और परिंदे रहते हैं, लेकिन जब कोई शिकारी वहाँ जाता है तो वो अंधा हो जाता है और जब तक जंगल से बाहर ना आए उसे कुछ नजर नहीं आता। क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? शहजादे ने कहा। हाँ शहजादा हुजूर, आपने दुरुस्त सुना है, वाकई ऐसा ही है, इसलिए तो वहाँ कोई भी नहीं जाता। परवेज ने जवाब दिया। लेकिन ऐसा क्यों होता है? शहजादे ने कहा। शहजादा हुजूर, मैंने एक ताजिर जो आगाम का रहने वाला था की जुबानी ये बात सुनी थी कि उस पहाड़ी पर एक ऐसी वादी है
जिसे सिया वादी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ हर तरफ सिया रंग के पत्थर हैं और कोई दरख्त नहीं है। उस वादी में एक पुरानी सी इमारत है। उस इमारत के अंदर किसी बादशाह का खजाना दफन है, लेकिन उस खजाने की हिफाजत इंतहाई खौफनाक गैर इंसानी मखलूक करती है, जो सायों जैसी है। उन्हें सिया साय कहा जाता है। उन सायों ने उस पूरी पहाड़ी पर अपना असर फैला रखा है, इसलिए वह जैसे ही कोई इंसान जाता है वो अंधा हो जाता है। लेकिन ये बात सच है या नहीं, इस बारे में मुझे इल्म नहीं, परवेज ने जवाब देते हुए कहा। सिया वादी के सिया साय, वाह, नाम तो बड़ा खूबसूरत और दिलचस्प है। क्या ये साय जादूगर है? शहजादा बहजाद ने हंसते हुए कहा। मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है। हाँ, अगर आप इस बारे में मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ करीब ही एक मकान में एक बूढ़ी औरत रहती है। उस पहाड़ी के करीब एक घर में ब्याही गई थी। अब विवाह होने के बाद काफी अरसा पहले यहाँ वापस आ गई है। उसकी सारी उम्र उस पहाड़ी के करीब ही गुजरी है। हो सकता है वो इस बारे में मजीद कुछ जानती हो। अगर आप कहें तो मैं उसे यहाँ बुला लाऊं, परवेज ने कहा। हाँ, जरूर बुला लाओ। मुझे एक नौजवान से ये बात सुनकर कुछ दिलचस्पी पैदा हो गई है। मैं उसकी हकीकत जानना चाहता हूँ, शहजादे ने कहा। तो परवेज सर हिलाता हुआ उठा और मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। फिर उसकी वापसी काफी देर बाद हुई। उसके साथ एक काफी बूढ़ी औरत थी जो लाठी टेकती हुई कमरे में दाखिल हुई तो शहजादा उठ खड़ा हुआ और उसने आगे बढ़कर बूढ़ी औरत को सलाम किया और फिर उसे अपने साथ कुर्सी पर बिठा लिया। जीते रहो शहजादे, तुम वाकई बुलंद बख्श शहजादे हो, बुढ़िया ने शहजादे को दुआएं देते हुए कहा। शुक्रिया बूढ़ी अम्मा, आपकी दुआएं मेरे लिए फायदेमंद साबित होंगी, शहजादे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेटे, मुझे परवेज ने बताया है कि तुम क्या जानना चाहते हो। मैंने 30 साल उस पहाड़ी के करीब गुजारे हैं। वहाँ वाकई सिया साए रहते हैं। मैंने कई बार उन सायों को खुद देखा है। ये साए अजीब सी मखलूक के होते हैं, जिनके सर इंसानों जैसे और धड़ जानवरों जैसे नजर आते हैं। ये साए अचानक नजर आते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। अलबत्ता वो गायब होते हैं तो फिर वहाँ सिया चमगादड़ भी उड़ते हुए नजर आते हैं। मैंने वहाँ के एक बुजुर्ग से सुना है कि उस इमारत में हर तरफ इंसानी ढांचे बिखरे हुए नजर आते हैं। पूरी इमारत इंसानी ढांचों से भरी होती है। बुढ़िया ने रुक रुक कर तफसील बताते हुए कहा। लेकिन लोग वहाँ दाखिल होते ही अंधे क्यों हो जाते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, शहजादे ने कहा। इसलिए कि ये साए उन्हें अंधा कर देते हैं, बुढ़िया ने कहा। और कोई बात जो आपने सुनी हो, शहजादे ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। ठहरो, मुझे सोचने दो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मेरी याददाश्त भी खराब हो गई है, बुढ़िया ने कहा। और फिर उसने आंखें बंद कर ली। काफी देर बाद उसने आंखें खोली तो उसकी बूढ़ी आंखों में तेज चमक उभर आई थी। हाँ, अब मुझे याद आ गया है, बिल्कुल याद आ गया है, बुढ़िया ने मसरत भरे लहजे में कहा। क्या याद आ गया है बूढ़ी अम्मा, शहजादे ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे मेरे ससुर ने बताया था कि उसका दादा उस इमारत तक पहुंच गया था। वो खजाना हासिल करने गया था। उस इमारत में जैसे ही वो दाखिल हुआ उस पर खौफनाक चमगादड़ों ने हमला कर दिया। लेकिन मेरे ससुर का दादा बेहद बहादुर था। वो उनसे खौफजदा न हुआ, बल्कि उसने तलवार से उनका मुकाबला किया और कई चमगादड़ों को हलाक कर दिया और बाकी चमगादड़ डरकर भाग गए। लेकिन फिर अचानक उस पर एक खौफनाक मखलूक ने हमला कर दिया। मेरे ससुर का दादा उनसे भी लड़ा, लेकिन फिर जख्मी होकर बेहोश हो गया। उसके बाद जब उसे होश आया तो वो एक अजनबी मुल्क में लकड़हारे के घर में मौजूद था। उस लकड़हारे ने उसे बताया कि एक बहुत लंबा आदमी, जिसकी दाढ़ी भी लंबी और घनी थी और जिसके सर पर सोने का बना हुआ कीमती ताज था, उसे उसके दरवाजे के बाहर बेहोशी के आलम में छोड़ गया है और लकड़हारे को कह गया है कि जब मेरे ससुर के दादा को होश आए तो उसे बता देना कि अगर बादशाह जादूगर उसकी मदद न करता तो वो हलाक कर दिया जाता, क्योंकि बादशाह जादूगर को उस पर रहम आ गया था। मेरे ससुर का दादा तो न किसी लंबे आदमी को जानता था और न किसी बादशाह जादूगर को। उसे जब आराम आ गया तो वो लकड़हारे से इजाजत लेकर वहां से निकला। तब उसे मालूम हुआ कि वो मुल्क खुरासान में है, जो मुल्क आगाम से बहुत दूर वाक़ है। मेरे ससुर का दादा एक तिजारती काफिले में शामिल होकर कई सालों बाद वापस आगाम पहुंचा। यहाँ उसका एक वाकिफ था जो किसी जमाने में जादूगर था। उसने उससे बादशाह जादूगर के बारे में पूछा तो उसने मेरे ससुर के दादा को बताया कि बादशाह जादूगर पूरी दुनिया के जादूगरों का बादशाह है। वो बेहद रहमदिल और हमदर्द है और आम तौर पर वो लोगों की मदद करता है, लेकिन वो मुस्तकिल तौर पर कहीं नहीं रहता, बस हर वक्त दुनिया में घूमता फिरता रहता है, बुढ़िया ने कहा। लेकिन बूढ़ी अम्मा, मुझे बादशाह जादूगर से क्या लेना? मुझे तो ये मालूम करना है कि सुर्ख पहाड़ी पर जब कोई जाता है तो वो अंधा क्यों हो जाता है, इस बारे में बताए, शहजादे ने कहा। बस मुझे जो कुछ मालूम था वो मैंने बता दिया है। हाँ, अगर तुम मजीद कुछ मालूम करना चाहते हो तो फिर उस सुर्ख पहाड़ी पर जाओ। उस पहाड़ी के करीब एक गाँव है
जिसका नाम जोगाश है। उस जोगाश गांव का सरदार बहुत कुछ जानता है, लेकिन वो किसी को कुछ बताता नहीं। बुढ़िया ने कहा, वो सरदार अब जिंदा भी होगा? शहजादे ने पूछा। वो जिंदा नहीं होगा तो फिर जो भी सरदार होगा वो बता देगा। ये राज उन्हें विरासत में मिलता है। बुढ़िया ने कहा तो शहजादे ने उसका शुक्रिया अदा किया और साथ ही उसे इनाम व इकराम भी दिया। फिर परवेज उस बूढ़ी अम्मा को उसके घर छोड़ने चला गया, जबकि शहजादा परवेज के घर से निकलकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया, जो उसने शाही महल से हटकर खास तौर पर बनवाया हुआ था, जहां वो अकेला रहता था। एक शानदार अंदाज में सजे हुए कमरे में एक कीमती तख्त मौजूद था। तख्त पर सुर्ख रंग का कालीन बिछा हुआ था और उस पर सुर्ख रंग के गांव तकिए लगे हुए थे। तख्त पर एक बूढ़ा आदमी अकड़कर बैठा हुआ था। उसकी दाढ़ी और सर के बाल, जो उसके गंजे सर के दोनों अतराफ में लटके हुए थे, बर्फ की तरह सफेद थे। उसके कानों में बड़े बड़े बाले थे। उसकी दाएं तरफ एक इंसानी हड्डी पड़ी हुई थी, जबकि बाएं हाथ पर एक इंसानी खोपड़ी रखी हुई थी। उसके सामने शराब से भरी हुई सुराही रखी हुई थी। उसके हाथ में एक जाम था, जो आधा सुर्ख रंग की शराब से भरा हुआ था, और वो खामोश बैठा हुआ मुसलसल शराब पीने में मसरूफ था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक बोना आदमी अंदर दाखिल हुआ। बूढ़ा उस बोने को देखकर चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। आमोन जादूगर की खिदमत में बोना गुलाम सलाम अर्ज करता है। बोने ने तख्त के सामने पहुंचकर सर को झुकाते हुए कहा, मैंने तुम्हारा सलाम कबूल किया बोने गुलाम। किस लिए आए हो? आमोन जादूगर ने कहा, आमोन जादूगर को बताने आया हूँ कि मुल्क ईरान का शहजादा बहजाद सिया वादी के खजाने में दिलचस्पी ले रहा है, और वो ऐसा नौजवान है कि अगर उसने खजाने को हासिल करने का फैसला कर लिया तो फिर यह खजाना हासिल भी कर सकता है। बोने गुलाम ने कहा, वो कैसे बोने गुलाम, जबकि तुम्हें क्या पूरी दुनिया को मालूम है कि सुर्ख पहाड़ी पर जाने वाला अंधा हो जाता है, फिर वो शहजादा कैसे खजाना हासिल कर सकता है? आमोन जादूगर ने हैरान होते हुए कहा। आमोन जादूगर, शहजादा बहजाद बहुत रियाया परवर शहजादा है, और उसे हर वक्त मजलूम लोगों की दुआएं मिलती रहती हैं, और जिन्हें मजलूम लोग दुआएं देते हैं उनकी हिफाजत नेकी की ताकतें करती हैं। गुलाम बोने ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, तुम जाओ, तुमने अपना फर्ज अदा कर दिया है, अब मैं जानूं और शहजादा। आमोन जादूगर ने मुंह बनाते हुए कहा तो गुलाम बोने ने सर झुकाकर सलाम किया और फिर मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। आमोन जादूगर बैठा शराब पीता रहा। फिर उसने बाएं हाथ पर रखी हुई खोपड़ी उठाकर सामने रखी और दाएं हाथ पर रखी हड्डी उठाकर उसने 3 बार ये हड्डी उस खोपड़ी पर मारी तो खोपड़ी के गिर्द नीले रंग का धुआं सा फैल गया। हुक्म मेरे आका, खोपड़ी में से एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। अभी गुलाम बोने ने ईरान के शहजादा बहजाद के बारे में इत्तला दी है, क्या तुमने ये इत्तला सुनी है? आमोन जादूगर ने पूछा। सुनी है मेरे आका, खोपड़ी ने उसी तरह चीखती हुई आवाज में जवाब दिया। क्या ये इत्तला दुरुस्त है? आमोन जादूगर ने कहा। हाँ मेरे आका, गुलाम बोने की इत्तला दुरुस्त है, खोपड़ी ने जवाब दिया। लेकिन वो सुर्ख पहाड़ी के जंगल में कैसे दाखिल हो सकता है? क्या वो अंधा ना हो जाएगा? आमोन जादूगर ने हैरत भरे लहजे में कहा, मेरे आका, शहजादा बहजाद बेहद अक्लमंद नौजवान है। वो कोई ना कोई ऐसी तरकीब करके ही सुर्ख पहाड़ी पर जाएगा कि आपका जादू उस पर असर न कर सकेगा। लेकिन वो क्या तरकीब करेगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, खोपड़ी ने जवाब दिया। इस वक्त शहजादा बहजाद कहाँ है? आमोन जादूगर ने पूछा। वो जोगाश गांव के सरदार से मिलने जा रहा है और रास्ते में पड़ने वाले जंगल से गुजर रहा है, खोपड़ी ने जवाब दिया। क्या वो अकेला है? आमोन जादूगर ने पूछा। हाँ, वो अकेला है, खोपड़ी ने जवाब देते हुए कहा। तो आमोन जादूगर ने हड्डी को 3 बार खोपड़ी पर मारा तो खोपड़ी के गिर्द मौजूद नीले रंग का धुआं गायब हो गया। तो आमोन जादूगर तख्त से नीचे उतरा। उसने एक हाथ में खोपड़ी उठाई, दूसरे हाथ में अट्टी पकड़ी और फिर वो कमरे से निकलकर एक खुले सहन में आ गया। उसने खोपड़ी और हड्डी को ऊपर उठाया। चल मुझे वहां ले चल जहां शहजादा बहजाद मौजूद है, आमोन जादूगर ने चीख कर कहा। तो दूसरे लम्हे उसका जिस्म फिजा में इस तरह बुलंद हो गया जैसे कोई परिंदा हवा में उड़ता है। उसकी रफ्तार बेहद तेज थी और कुछ देर बाद वो नीचे उतरने लगा और फिर वो एक जंगल में पहुंच गया जिसके साथ एक दरिया बह रहा था। अभी आमोन जादूगर वहां पहुंचा ही था कि उसे दूर से एक घुड़सवार आता हुआ दिखाई दिया। ये कौन है? आमोन जादूगर ने हड्डी को खोपड़ी पर मारते हुए कहा। शहजादा बहजाद आ रहा है, खोपड़ी में से आवाज सुनाई दी। इसको मारने की तरकीब बताओ, आमोन जादूगर ने एक बार फिर हड्डी को खोपड़ी पर मारते हुए कहा। काला मंत्र पढ़ते हुए इसका मुकाबला करो, खोपड़ी में से आवाज सुनाई दी। लेकिन ये तो घोड़े पर सवार है,
आमोन जादूगर ने फिर खोपड़ी पर हड्डी मारते हुए कहा। स्वराज मंत्र पढ़कर फूंक दो, घोड़ा मर जाएगा। खोपड़ी ने जवाब दिया तो आमोन जादूगर ने जल्दी से एक अजीब सा मंत्र ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़कर उसने आते हुए घोड़े सवार की तरफ मुंह करके फूंक मारी तो दूसरे लम्हे उसने देखा कि घोड़ा ठोकर खाकर नीचे गिरा और सवार उसके गिरते ही उछलकर एक तरफ जा खड़ा हुआ, लेकिन घोड़े ने नीचे गिरकर फिर सर न उठाया। सवार काफी देर तक उसे हैरत से देखता रहा। मुर्दा जिंदा नहीं हुआ करता शहजादा behzad, और तुम्हारा भी यही हाल होगा, आमोन जादूगर ने कहा लगाते हुए जोर से कहा। तो शहजादा behzad चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा, फिर तेजी से आमोन जादूगर की तरफ बढ़ा। कौन हो तुम? शहजादा behzad ने करीब आकर कहा। मेरा नाम आमोन जादूगर है और मैं सिया वादी के खजाने का मुहाफिज हूँ। मुझे मेरी ताकतों ने इत्तला दी है कि तुम इस खजाने में दिलचस्पी ले रहे हो और तुमसे खजाने को खतरा है, इसलिए मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ आया हूँ, आमोन जादूगर ने कहा। दिलचस्पी तो मुझे जरूर है, लेकिन मुझे खजाने का लालच नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि सुर्ख पहाड़ी पर जाने वाले शिकारी अंधे क्यों हो जाते हैं, शहजादे ने कहा। इसलिए कि ये खजाना एक कदीम बादशाह का है। जो जादूगर आजम था उसने यहाँ इस पर जादू कर रखा है कि कोई अंदर नहीं जा सकता। जो जाता है वो अंधा हो जाता है। सदियों से यही हो रहा है और उस वक्त तक ऐसा होता रहेगा जब तक वो कदीम बादशाह दोबारा जिंदा होकर अपना खजाना वापस हासिल नहीं कर लेता, आमोन जादूगर ने कहा। लेकिन अभी तुमने खुद कहा है कि मुर्दा जिंदा नहीं हुआ करता, फिर वो कदीम जादूगर बादशाह मरकर कैसे जिंदा होगा, शहजादे ने कहा। तुम वाकई बेहद अक्लमंद हो। बहरहाल मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि ये कैसे होगा, लेकिन होगा जरूर, और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, आमोन जादूगर ने कहा। और उसके साथ ही उसने जोर जोर से काला मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इस मंत्र के पढ़ते ही शहजादा फिजा में उछला और दरिया में जा गिरा। ऐसे लगता था जैसे किसी ने उसे उठाकर दरिया में फेंक दिया हो। लेकिन शहजादा तेजी से दरिया से निकला और उसके साथ ही उसने मियान से तलवार खींच ली। तुम वाकई जादूगर हो, इसलिए अब मैं तुम्हें जरूर हलाक करूंगा, शहजादे ने गुस्सीले लहजे में कहा और आमोन जादूगर पर हमला कर दिया। लेकिन आमोन जादूगर इत्मीनान से खड़ा काला मंत्र पढ़ता रहा। शहजादे ने उसके बाजू और जिस्म पर तलवारें मारी, लेकिन बेसूद। आमोन जादूगर पर इन ज़रबों का कोई असर तक न हुआ। इस दौरान काला मंत्र खत्म हो गया और आमोन जादूगर ने जोर से शहजादे पर फूंक मारी तो शहजादा उछलकर पुश्त के बल जमीन पर गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। हा हा हा, मुकाबला करने आया था, हा हा हा, देखा कैसे मर गया, आमोन जादूगर ने कहा। और उसके साथ ही वो फिजा में उछला और उड़ता हुआ वापस अपने महल की तरफ रवाना हो गया। महल में पहुंचकर वो एक बार फिर तख्त पर बैठा। उसने अपने दाएं जानिब हड्डी और बाएं जानिब खोपड़ी रखी और सामने पड़ी हुई सुराही से जाम में शराब उंडेली और इत्मीनान से शराब पीने में मसरूफ हो गया। शहजादा behzad की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक झोपड़ी के अंदर घास पर लेटे हुए देखा। वो बेख्तियार उठकर बैठ गया और हैरत से इधर उधर देखने लगा। उसे याद आ गया कि वो गांव के सरदार से मिलने जा रहा था कि अचानक उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिरा और मर गया। और फिर उसे उस गंजे जादूगर से लड़ाई का मंजर याद आ गया जो अपने आप को आमोन जादूगर कह रहा था और जिसके जिस्म पर उसकी तलवार की ज़रबों से कुछ असर न हो रहा था। फिर अचानक उस जादूगर ने फूंक मारी और उसे यूं महसूस हुआ था जैसे उसका सांस उसके हलक में फंस गया हो और उसके जहन पर तारीकी छा गई। फिर अब उसे होश आया तो वो इस झोपड़ी में पड़ा हुआ था। अभी वो सोच ही रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गया कि झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत और नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके खूबसूरत चेहरे पर बेपनाह मासूमियत थी। उसने सर पर एक घड़ा उठाया हुआ था। तुम्हें होश आ गया नौजवान, मुबारक हो, लड़की ने उसे देखकर कहा और घड़ा एक तरफ कोने में रख दिया। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके सर पर एक टोकरा था और हाथ में लकड़ियों का एक छोटा सा गट्ठा। वो काफी बूढ़ा था और इस तरह जोर जोर से सांस ले रहा था जैसे बुरी तरह थक गया हो। लड़की ने जल्दी से उसके हाथ से लकड़ियों का गट्ठा लेकर एक तरफ रखा और फिर उसके सर से टोकरा थामकर नीचे रखा। शहजादे ने देखा कि टोकरे में एक फटा हुआ सा मछलियां पकड़ने का जाल और उसके नीचे चंद मछलियां थी। वो समझ गया कि ये बूढ़ा कोई मचेरा है। दादा, नौजवान को होश आ गया है, लड़की ने उस बूढ़े से मुखातिब होकर कहा और बूढ़े ने अस्बात में सर हिला दिया और फिर एक तरफ बैठकर इसी तरह जोर जोर से सांस लेने लगा। तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया हूँ? शहजादे ने लड़की से मुखातिब होकर कहा। मेरा नाम बख्तावर है और ये मेरा दादा है, माहिगीर काशो। यहाँ एक लंबे कद का आदमी तुम्हें छोड़ गया है।
उस वक्त मैं अपने दादा के साथ मछलियां पकड़ने जा रही थी। उस लंबे कद के आदमी ने कहा कि वो बादशाह जादूगर है और इस नौजवान को जब होश आए तो इसे कह देना कि वो सियावादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। फिर उस लंबे कद के आदमी ने मुझे चंद अशरफियां दी और गायब हो गया। लेकिन उसके गायब होते ही वो अशरफियां भी खुद ब खुद गायब हो गई। फिर हम मछलियां पकड़ने चले गए और वो वापस आए हैं। आज वैसे भी रोज की निस्बत कुछ ज्यादा मछलियां पकड़ी गई हैं। लड़की जिसका नाम बख्तावर था ने शहजादे के करीब बैठते हुए बड़े मासूम से लहजे में कहा, तुम्हारा दादा इस तरह जोर जोर से सांस क्यों ले रहा है? क्या ये बीमार है? शहजादे ने कहा, हाँ दादा बहुत बीमार है, लेकिन क्या करे, मछलियां भी पकड़नी होती है और पानी भी ले आना होता है। मैं अकेली तो दोनों काम नहीं कर सकती। लड़की ने बड़े गमजदा से लहजे में कहा, यहाँ करीब और कोई नहीं रहता जो तुम्हारी मदद कर सके? शहजादे ने कहा, नहीं, हम यहाँ अकेले रहते हैं। मेरे बाप ने एक बार शाही हाकिम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए दरिया से मछलियां पकड़ ली थी, जिससे शाही हाकिम ने मेरे बाप को हलाक कर दिया और मेरी माँ मुझे और मेरे दादा को गांव से निकाल दिया। मैं उस वक्त छोटी सी थी, तब से हम यहाँ झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। उस वक्त दादा की सेहत अच्छी थी, वो मछलियां पकड़कर लाता रहा। फिर मेरी माँ बीमार होकर मर गई और मैं और मेरा दादा अकेले रह गए। तब से हम अकेले ही रहते हैं। बख्तावर ने जवाब दिया, अरे ये क्या, तुम्हारा दादा तो बैठे बैठे नीचे गिर गया है। शहजादे ने कहा, क्योंकि अचानक उसने मुड़कर देखा तो उसने बूढ़े को नीचे गिरे हुए देखा। ओ, दादा को क्या हुआ? बख्तावर ने चीख कर कहा और आगे बढ़कर दादा को उठाने लगी। शहजादे ने भी जल्दी से आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गया कि बूढ़ा मर चुका था। ओ, तुम्हारा दादा मर चुका है, शहजादे ने बख्तावर से कहा, जो अभी तक उसे उठाकर बिठाने की कोशिश कर रही थी। क्या क्या कह रहे हो? बख्तावर ने चौंक कर कहा, हाँ, मुझे अफसोस है कि तुम्हारा दादा वफात पा चुका है, शहजादे ने कहा। तो बख्तावर चीख चीख कर रोने लगी। शहजादा खामोश बैठा रहा ताकि बख्तावर अच्छी तरह रो ले और उसका गम हल्का हो जाए। वैसे उसे खुद भी बख्तावर के दादा के मरने का बेहद अफसोस हुआ था। जब बख्तावर रो धोकर खामोश हो गई तो शहजादे ने उसे लिटा दिया। तुम लेट जाओ, मुझे वाकई अफसोस है, मैं इसे ले जाकर नहलाकर दफन कर आता हूँ, शहजादे ने कहा। और फिर उसने आगे बढ़कर बख्तावर के दादा की लाश उठाकर कंधे पर ला दी और झोपड़ी से बाहर निकल आया। झोपड़ी दरिया के किनारे पर थी। उसने दरिया के पानी से बख्तावर के दादा को गुसल दिया और अपने खंजर की मदद से उसने रेत में गहरा गड़ा खोदा और बख्तावर के दादा को उसमें लिटाकर उसने रेत से गड़ा बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी वो रेत डाल ही रहा था कि उसे लाश की उंगली में एक सुर्ख रंग की अंगूठी नजर आई। पहले उसने उस अंगूठी का ख्याल न किया था। वो गड़े में उतरा और उसने लाश की उंगली से अंगूठी उतार ली। अंगूठी सुर्ख रंग की धात की बनी हुई थी और उस पर नगीने की बजाय चंद टेढ़ी मेढ़ी सी शक्लें बनी हुई थी। शहजादा काफी देर तक उन शक्लों को समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसे समझ न आई तो उसने अंगूठी जेब में रखी और गड़े से बाहर आकर उसने दोबारा रेत डालना शुरू कर दी। जब गड़ा रेत से भर गया तो उसने एक पत्थर उठाकर उस पर रखा, फिर दुआ मांगी और वापस झोपड़ी की तरफ आने लगा। अब वो सोच रहा था कि अकेली बख्तावर यहाँ कैसे रहेगी। यही सोचता हुआ जब वो झोपड़ी में गया तो बख्तावर रोते रोते सो चुकी थी। सोते हुए वो शहजादे को बेहद खूबसूरत लगी तो शहजादे ने फैसला कर लिया कि वो बख्तावर से शादी कर लेगा और उसे अपनी बीवी बनाएगा। चुनांचे ये सोचकर वो एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद बख्तावर की आंख खुली तो वो उठकर बैठ गई। मेरा दादा कहाँ है? बख्तावर ने पूछा। मैंने उसे गुस्ल देकर दफन कर दिया है, मुझे अफसोस है बख्तावर, लेकिन ये तो कानून कुदरत है। आखिर एक रोज सबने मरना है, इसलिए तुम्हें अब सब्र करना पड़ेगा, शहजादे ने कहा। और उसके साथ ही उसने जेब से वो अंगूठी निकालकर बख्तावर की तरफ बढ़ा दी। ये अंगूठी तुम्हारे दादा की उंगली में थी, अब ये तुम्हारी है, इसे अपने दादा की निशानी के तौर पर रख लो, शहजादे ने कहा। तो बख्तावर ने अंगूठी ली, उसे चूमा और फिर अपनी उंगली में पहन ली। शहजादा उसे तसलिया देता रहा। उसी तरह सारी रात गुजर गई। अब मैं यहाँ कैसे रहूंगी? बख्तावर ने कहा। तुम अकेली तो यहाँ नहीं रह सकती, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें किसी गांव में छोड़ देता हूँ। मेरे पास चंद इंतहाई कीमती जवाहरात हैं जो मैं फरोख्त करके सारी रकम भी तुम्हें दे दूंगा, तुम आराम से रहना, शहजादे ने कहा। नहीं, मैं अकेली नहीं रह सकती, मासूम बख्तावर ने कहा। तो फिर दूसरी सूरत ये है कि तुम मुझसे शादी कर लो, फिर हम इकट्ठे रहेंगे, शहजादे ने कहा। तो बख्तावर बेख्तियार शर्मा गई और उसने अज़बात में सर हिला दिया। शहजादा समझ गया कि बख्तावर भी उसे पसंद करने लगी है और उससे शादी पर तैयार है। चुनांचे वो बेहद खुश हुआ। फिर वो उसे साथ लेकर झोपड़ी से निकला और पैदल ही दरिया के किनारे किनारे आगे बढ़ता रहा। दोपहर के वक्त वो एक शहर में पहुंच गए। शहजादा बख्तावर को लेकर एक सराय में गया। वहां उसने कमरा लिया
और बख्तावर को कमरे में छोड़कर वो बाजार गया और एक कीमती हीरा फरोख्त करके उसने रकम हासिल की और वापस सराय में आ गया। यहाँ आकर उसने सराय के मालिक को सारी बात बताई और उसे रकम देकर कहा कि वो उसकी बख्तावर से शादी का इंतजाम करे। सराय का मालिक खुशी से रजामंद हो गया। चुनांचे उसने निकाह पढ़ाने वाले को बुलाया और खुद बख्तावर का बाप बनकर उसने सराय के सब लोगों को गवाह बनाते हुए शहजादा बहजाद और बख्तावर की शादी कर दी। शहजादा बहजाद ने अपने आप को सिर्फ एक अमीरजादा बताया था। उसने किसी को ये ना बताया था कि वो मुल्क ईरान का शहजादा है। फिर शहजादे ने शादी की खुशी में सराय में रहने वाले सब लोगों को इनामात दिए और दूसरे रोज उसने खूब धूमधाम से सराय के लोगों को दावत वलीमा खिलाई और फिर वो दोनों कई रोज तक वहां सराय में रहे। बख्तावर भी खुश थी और शहजादा बहजाद भी। आपने ये तो आज तक मुझे बताया ही नहीं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह बेहोश हुए, और वो आमोन जादूगर कौन है जिसने आपको बेहोश किया था, और वो लंबा आदमी जो अपने आप को बादशाह जादूगर कहता है वो कौन था। एक रोज बख्तावर ने कहा तो शहजादा बहजाद बेख्तियार हंस पड़ा। अब तुम चूंकि मेरी बीवी हो इसलिए अब तुमसे कुछ नहीं छुपाया जा सकता। मैं दरअसल मुल्क ईरान का शहजादा हूँ, शहजादा बहजाद ने कहा, और फिर उसने गांव के सरदार से मिलने जाने और रास्ते में घोड़ा मरने और उस गंजे जादूगर से मुकाबले से लेकर अपने बेहोश होने तक की सारी बात तफसील से बता दी। बख्तावर ये सुनकर बेहद खुश हुई कि अब वो मुल्क ईरान की शहजादी बन चुकी है। उसका चेहरा मसरत से गुलाब के फूल की तरह खिल उठा। लेकिन शहजादा हुजूर, आप उस सुर्ख पहाड़ी का राज क्यों जानना चाहते हैं? क्या आप उस सियाह वादी का खजाना हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं? बख्तावर ने कहा। अगर ऐसा हो तो फिर तुम क्या कहोगी? शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो बस आपकी खुशी में खुश हूँ, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं एक गरीब मछेरे की बेटी थी, आपने मुझसे शादी करके मुझे मुल्क ईरान की शहजादी बना दिया है। इससे बड़ा एहसास मेरे लिए और क्या हो सकता है। मैं तो अब सारी जिंदगी सिर्फ आपकी खिदमत करना चाहती हूँ, बख्तावर ने कहा। तो शहजादा बेहद खुश हुआ। मुझे तुम्हारी ये बात सुनकर बेहद खुशी हुई है कि तुम न सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि खूबसीरत भी हो, और मेरा इंतखाब गलत नहीं है। बहरहाल मुझे खजाने की ख्वाहिश नहीं है क्योंकि मैं शहजादा हूँ और सारा शाही खजाना मेरा है। मैं जितना चाहूँ उसमें से ले सकता हूँ। मुझे सिर्फ ये तजस्सुस है कि वहाँ असल हालात क्या है। मैं इन हालात को जानना चाहता हूँ, शहजादे ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, जैसे आप चाहें, मैं बहरहाल आपके साथ हूँ, बख्तावर ने कहा। लेकिन ये इंतहाई खतरनाक काम है। मैं तुम्हें मुल्क ईरान ले जाता हूँ और तुम्हें छोड़कर वापस आ जाऊंगा, शहजादे ने कहा। नहीं शहजादा हुजूर, मैं आपके साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अब आपके बगैर नहीं रह सकती, बख्तावर ने जवाब दिया। और शहजादे ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बख्तावर अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार शहजादे ने वादा कर लिया कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और हमेशा अपने साथ रखेगा। चंद रोज सराय में रहने के बाद शहजादे ने एक घोड़ा खरीदा और बख्तावर को अपने पीछे घोड़े पर बिठाकर वो दोबारा जोगाश गांव की तरफ रवाना हो गया। तकरीबन एक हफ्ते तक सफर करने के बाद आखिरकार वो आगा मुल्क में दाखिल हो गए, जहाँ वो सुर्ख पहाड़ी थी। सुर्ख पहाड़ी उन्हें दूर से नजर आने लग गई। काफी बुलंद पहाड़ी थी और उस पर इंतहाई घना जंगल था। शहजादा पहाड़ी की तरफ बढ़ता रहा, फिर लोगों से पूछता हुआ आखिरकार वो जोगाश गांव पहुंच जाने में कामयाब हो गया। ये एक छोटा सा गांव था। यहाँ का सरदार कौन है? शहजादे ने गांव में दाखिल होकर एक आदमी से पूछा। सरदार बाख्तर यहाँ का सरदार है और वो सामने जिस घर पर झंडा लहरा रहा है वही सरदार का घर है, उस आदमी ने जवाब दिया। तो शहजादा घोड़े को आगे बढ़ाता हुआ सरदार के घर के सामने पहुंच गया। उसने घोड़ा रोका और फिर नीचे उतर आया। उसी लम्हे एक बूढ़ा दो नौजवानों के साथ घर से बाहर आया। आप कौन हैं? बूढ़े ने हैरत भरी नजरों से शहजादा बहजाद और घोड़े पर बैठी हुई बख्तावर को देखते हुए कहा। मेहमान, शहजादे ने जवाब दिया। तो बूढ़ा चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर यकलक खुशी के तासुरात उभर आए। खुश आमदीद, मेहमानों की खिदमत तो हम पर फर्ज है। मेरा नाम सरदार बाख्तर है और मैं इस गांव का सरदार हूँ। आप भी अपना तारुफ करा दे। बूढ़े ने आगे बढ़कर शहजादे से मुसाफा करते हुए कहा। मेरा नाम बहजाद है और मैं मुल्क ईरान का शहजादा हूँ, और ये मेरी बीवी है, इसका नाम बख्तावर है, शहजादे ने तारुफ कराते हुए कहा। तो सरदार ये तारुफ सुनकर और भी खुश हो गया। फिर बख्तावर को अंदर जनान खाने में भिजवा दिया गया और शहजादे को बाहर मेहमान खाने में बिठाया गया और फिर उनकी खूब आओ भगत की गई। मेरी खुश नसीबी है शहजादा हुजूर कि मुल्क ईरान का शहजादा मेरे पास आया है, लेकिन क्या मैं आपकी आमद का मकसद जान सकता हूँ? खाना खाने के बाद सरदार बाख्तर ने कहा। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि आप मुझे सियाह वादी के बारे में बता दे जो उस सुर्ख पहाड़ी पर मौजूद है, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि आप इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं, शहजादे ने जवाब दिया। तो
तो सरदार बाख्तर खामोश हो गया और उसकी पेशानी पर शिकने से उभर आई। शहजादा हुजूर, आप मौजिज मेहमान हैं, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ कि इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, सरदार बाख्तर ने कहा। सरदार बाख्तर, मुझे उस खजाने से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो सिर्फ वो हालात जानना चाहता हूँ। उन हालात की वजह से इंसानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन हालात को खत्म कर दूं। शहजादे ने कहा, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अब आप फिक्र ना करें, अब इंसानों पर कोई जुल्म नहीं हो रहा, जबकि पहले ऐसा होता था। सियाह वादी इंसानी ढांचों से भर गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो सियाह वादी तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी उस जंगल में दाखिल होता है उसे नजर आना बंद हो जाता है, इसलिए वो फौरन वापस आ जाता है। इसलिए आप बेफिक्र रहे, अब किसी इंसान पर जुल्म नहीं होगा, सरदार बाख्तर ने कहा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, मैं यही हालात जानना चाहता हूँ, शहजादे ने कहा। यह हालात आप जानकर क्या करेंगे, सरदार बाख्तर ने पूछा। बस अपनी तसल्ली के लिए पूछ रहा हूँ, शहजादे ने कहा। अगर आप वादा करें कि आप उस सियाह वादी तक जाने की कोशिश नहीं करेंगे तो मैं हालात बता देता हूँ, सरदार बाख्तर ने कहा। मैंने बताया है कि अगर इंसानों पर जुल्म हो रहा होगा तो फिर मैं वहां जरूर जाऊंगा, वरना नहीं, शहजादे ने जवाब दिया। ठीक है, मैं आपको सारी बात बता देता हूँ। ये हालात हमें विरासत में मिलते हैं। हर सरदार मरते वक्त अपने बेटे को हालात बताकर जाता है और ये वसीयत करके जाता है कि वो भी मरते वक्त अपने बेटे को ये हालात बताए, और उसके साथ साथ ये हलफ भी लिया जाता है कि किसी खजाना हासिल करने वाले को ये हालात ना बताए जाएंगे। न जाने कितनी सदियों पहले उस पहाड़ी पर एक बादशाह का महल था। उस बादशाह का नाम साद था। बादशाह साद कभी कभी उस महल में रहने के लिए आता था, फिर साद बादशाह तवील जंगों में उलझ गया और कई सालों तक यहाँ ना आ सका, तो उस महल पर एक जादूगर ने कब्जा कर लिया। उस जादूगर का नाम रामोश जादूगर था। रामोश जादूगर बेहद जालिम और सफाक था। उसे दौलत से बेहद मोहब्बत थी। वो लोगों को हलाक करके उनकी दौलत लूटकर इस महल में ले जाता था। चूंकि उसे खतरा था कि अगर किसी और जादूगर को इस दौलत का इल्म हो गया तो वो इस दौलत पर कब्जा कर लेगा, इसलिए उसने इस दौलत की हिफाजत के लिए एक नई मखलूक तैयार की। वो बेशुमार खूबसूरत लड़कियां उठाकर इस महल में ले गया और उनकी शादियां उसने पहाड़ी पर रहने वाले बन मानसों से जबरदस्ती कर दी। लड़कियां बेचारी मजबूर थी, फिर उनमें से जो औलाद हुई वो अजीब मखलूक थी, बैक वक्त जानवर भी और इंसान भी। उनके चेहरे इंसानों जैसे थे, जबकि जिस्म जानवरों जैसे थे। उनमें नर भी थे और मादा भी। फिर उनकी आपस में शादियां होने लगी। इस तरह इस मखलूक की नस्ल बढ़ती चली गई। फिर जादूगर ने किसी दूर दराज मुल्क से इंतहाई खौफनाक किस्म के चमगादड़ मंगवाए। ये जहरीले चमगादड़ थे। उनकी तादाद हजारों में थी। इन चमगादड़ों को उन इंसानी चौपाइयों के साथ रखा गया। चमगादड़ उन्हें काट लेते और वो उन चमगादड़ों को खा जाते। चमगादड़ों के जहर का ये असर होता कि ये मखलूक ठोस जिस्मों की बजाय सायों में बदल जाती, जबकि वो मखलूक जो चमगादड़ खा जाती थी उसमें ऐसी तासीर पैदा हो जाती कि वो जब चाहती साया बन जाती और जब चाहती चमगादड़ बन जाती। ये अमल सदियों तक जारी रहा। वो जादूगर भी तवील उम्र तक अपने जादू के जोर पर जिंदा रहा। उस सारे अमल से आखिरकार एक मिलीजुली मखलूक पैदा हो गई जो बैक वक्त चमगादड़ भी थी और साया भी। जादूगर आखिरकार मर गया, लेकिन मरने से पहले वो एक अच्छा काम कर गया कि इस मखलूक को पाबंद कर गया कि वो उस पहाड़ी से नीचे नहीं जाएगी, वरना तो वो तमाम इंसानों को खा जाते। लेकिन जादूगर के मरने के बाद उस खजाने की बात फैल गई और दूर दूर से लोग खजाना हासिल करने के लिए आने लगे। लेकिन ये मखलूक उन्हें हलाक कर देती और उनका गोश्त खा जाती। इस तरह सैकड़ों लोग मर गए। तो एक नेक बुजुर्ग ने इंसानों को इस हलाकत से बचाने के लिए उस पहाड़ी के गिर्द ऐसा हिसार कायम कर दिया कि जो भी उस पहाड़ी जंगल में दाखिल होता है वो अंधा हो जाता है। इस तरह वो ऊपर नहीं जाता और वापस आ जाता है। सरदार बाख्तर ने कहा, लेकिन आपके बुजुर्गों को कैसे इन हालात का इल्म हुआ और वो क्यों इन हालात को अपने बेटे को वसीयत के तौर पर बताकर जाते हैं? शहजादे ने पूछा। इसलिए कि हम उस नेक बुजुर्ग की औलाद में से हैं और उस नेक बुजुर्ग के मुताबिक यह हिसार 1000 साल तक कायम रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। इसलिए वो हालात बताते जाए ताकि जब 1000 साल खत्म होने को आए तो जो सरदार भी उस वक्त जिंदा हो वो इस हिसार को दोबारा कायम कर दे। सरदार ने कहा, वो किस तरह? शहजादे ने हैरान होकर पूछा। वो इस तरह कि इंसानी खून को अगर उस पहाड़ी के गिर्द छिड़क दिया जाए तो फिर यह हिसार दोबारा कायम हो जाएगा और फिर 1000 साल तक कायम रहेगा। सरदार बाख्तर ने कहा। अब कितना अरसा रह गया है बाकी? शहजादे ने पूछा। अभी 200 साल बाकी रहते हैं, सरदार बाख्तर ने बताया। तो शहजादे ने इस बात में सर हिला दिया। अब ये बताए कि फिर वो आमोन जादूगर कौन है
जो अपने आप को उस खजाने का मुहाफिज कहता है। शहजादे ने पूछा, आपको कैसे आमन जादूगर का इल्म हुआ है? सरदार ने चौंक कर पूछा। मुझे उसने हलाक करने की कोशिश की थी। शहजादे ने कहा। कब? सरदार ने और ज्यादा हैरान होकर कहा। उस वक्त जब मैं आपसे मिलने यहाँ इस गांव की तरफ आ रहा था, शहजादे ने जवाब दिया। और सरदार के कहने पर उसने आमन जादूगर से मुकाबले, फिर बेहोश होकर झोपड़ी में पहुंचने, होश में आने, बख्तावर के दादा की मौत और फिर बख्तावर को साथ लेकर सराय में ठहरने, बख्तावर से शादी करने और यहाँ तक पहुंचने तक सारे हालात बता दिए। ये आमन जादूगर उस जालिम जादूगर का पोता है जिसका ये खजाना है। उस जालिम जादूगर को दौलत से इस कदर मोहब्बत थी कि उसने अपने एकलौते बेटे काकोन को भी पहाड़ी पर आने से रोक दिया था और कह दिया था कि उसके मरने के 600 सालों के बाद वो या उसकी औलाद इस खजाने की मालिक बन सकेगी और उसके ताबे ये मखलूक भी होगी और वो अगर चाहे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। फिर वो जादूगर मर गया। फिर उसका बेटा काकोन भी तवील उम्र पाकर मर गया। अब उसका बेटा आमन जिंदा है। वो भी बेहद ताकतवर और जालिम जादूगर है। वो सुर्ख जजीरे के अंदर अपने महल में रहता है, लेकिन उसने जादू की ताकतें यहाँ छोड़ रखी है ताकि अगर कोई खजाना हासिल करने के लिए आए तो ये ताकतें उसे इत्तला दे और वो उन्हें मार डाले। लेकिन चूंकि उसे भी मालूम है कि इस हिसार की वजह से पहाड़ी पर कोई जा ही नहीं सकता, इसलिए वो आमतौर पर तो किसी आदमी को हलाक नहीं करता, लेकिन उन लोगों को जिनसे उसे खतरा हो कि वो खजाना हासिल कर सकते हैं तो वो उन्हें हलाक कर देता है। सरदार बाख्तर ने कहा, उसे कैसे पता चलता है कि कौन आदमी खजाना हासिल कर सकता है और कौन नहीं? शहजादे ने पूछा। उसकी जादू की ताकतें बताती होंगी, मेरा तो यही ख्याल है, सरदार ने जवाब दिया। अच्छा, ये बताए कि क्या आप बादशाह जादूगर के बारे में भी जानते हैं? शहजादे ने कहा। हाँ, मैंने सुना हुआ है कि वो इंतहाई हमदर्द और रहमदिल जादूगर है और जादूगरों का बादशाह है, लेकिन वो कहीं मुस्तकिल नहीं रहता, बस घूमता फिरता रहता है और लोगों की मदद करता है, जैसे उसने आपकी मदद की है। सरदार ने जवाब दिया। ठीक है, आपकी बेहद मेहरबानी कि आपने सारे हालात मुझे बता दिए हैं। अब मुझे इजाजत दे। शहजादे ने कहा। अब आप कहाँ जाएंगे? सरदार ने पूछा। फिलहाल तो मैं वापस अपने मुल्क ईरान जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे फिक्र नहीं रही कि यहाँ किसी पर जुल्म होगा। शहजादे ने जवाब दिया तो सरदार खुश हो गया। फिर शहजादे ने बख्तावर को अपने पीछे घोड़े पर बिठाया और गांव से रवाना हो गया। आमन जादूगर अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा सो रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज पड़ी तो वो बेख्तियार उठकर बैठ गया। आवाज अभी तक आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई इंसान तकलीफ की शिद्दत से चीख रहा हो। ये कौन हो सकता है और यहाँ कैसे पहुंच गया? आमन जादूगर ने कहा और फिर उसने दोनों हाथों से ताली बजाई तो कमरे का दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ और आमन जादूगर के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। काकोमा, ये कौन चीख रहा है? आमन जादूगर ने नौजवान से मुखातिब होकर पूछा। सरदार, ये एक आदमी है, महल के सामने से गुजर रहा था कि बाड़ों ने उसे पकड़ लिया और उसे अंदर ले आया और वो उसे पकाकर खाना चाहता है। उसने आग जलाई है, जिसे देखकर वो आदमी चीख रहा है। नौजवान ने जवाब दिया। जाओ और उस आदमी और भाड़ो दोनों को मेरे सामने पेश करो। आमन जादूगर ने गुस्सेले लहजे में कहा तो नौजवान वापस मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। आमन जादूगर बिस्तर से उतरकर एक तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और काकोमा के पीछे एक सहमा हुआ सा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके दोनों हाथ उसकी पुष्ट पर बंधे हुए थे। वैसे वो खासा सेहतमंद आदमी था। उसके पीछे एक बनमास नुमा आदमी अंदर दाखिल हुआ, जिसके जिस्म पर रीछ की तरह लंबे लंबे बाल थे। ये भाड़ो था। भाड़ो, तुम मेरी इजाजत के बगैर इस आदमी को महल के अंदर क्यों ले आए हो? आमन जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा। मैं इसे खाने के लिए लाया हूँ सरदार। मैंने आग जला ली है, मैं अभी इसे भूनकर खा जाऊंगा। उस बनमास नुमा आदमी ने जवाब दिया। लेकिन तुमने मुझसे इजाजत क्यों नहीं ली? बगैर इजाजत ये काम क्यों किया? आमन जादूगर ने गुस्सेले लहजे में कहा। मेरा ख्याल था कि आप सो रहे हैं, भाड़ो ने जवाब दिया। तो तुमने ये समझकर कि मैं सो रहा हूँ ऐसी जुर्रत कर ली? आमन जादूगर ने कहा और उसके साथ ही उसने जोर से अपने हाथ को भाड़ो की तरफ झटका। उसके हाथ से आग के शोले निकलकर भाड़ो पर पड़े और उसके जिस्म को आग लग गई और वो बुरी तरह चीखने लगा। तुम्हारी यही सजा है, अब तुम जलकर राख हो जाओगे, आमन जादूगर ने कहा और फिर देखते ही देखते भाड़ो जलकर राख हो गया। काकोमा, अब तुम जाओ, मैं इस आदमी से अभी बातें करूंगा, फिर तुम्हें बुला लूंगा, आमन जादूगर ने कहा और काकोमा खामोशी से सर झुकाकर कमरे से निकल गया। अब कमरे में सिर्फ वही आदमी मौजूद रह गया था।
ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ آمن جادوگر نے اس آدمی سے کہا۔ میرے ہاتھ آزاد کر دو جادوگر اعظم، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس آدمی نے انتہائی خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ تو آمن جادوگر نے منہ میں کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو اس آدمی کے ہاتھ خود بخود آزاد ہو گئے۔ شکریہ جناب، اس آدمی نے کہا اور اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔